तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कंपटीशन में सारे ही पार्टिसिपेंट एलिमिनेट हो चुके थे, सिर्फ अकेला लिनफी बच गया था। जैसे वो एक गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक गॉड एजेंट उसके साथ फाइट करता है। क्योंकि लिनफी की पावर सप्रेस हो चुकी थी तो इसलिए वो गॉड ऑफ एंजल माइकल की पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ वो बंदा उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और उसे अपनी रूट्स के जरिए चारों तरफ से बांध देता है। मगर उसके बाद फिर गॉडेस ऑफ नाइट उसकी मदद करने के लिए अपनी पावर को यूज करते हुए एक स्टार बियर को उसके पास भेजती है, जो कि उस वॉरियर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। मगर वो वॉरियर किसी तरह उस स्टार बीस्ट को भी हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद गॉडेस ऑफ नाइट अपनी स्टार पावर लिनफी की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद लिनफी एक स्टार बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके साथ ही वो उस इविल चर्च वाले गॉड एजेंट की मार मार कर हालत बहुत ही खराब कर देता है और उसे मजबूरन फिर वहाँ से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। और मगर उसके जाने के साथ ही लिनफी एक होलोग्राफिक इमेज के साथ इविल चर्च तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि इविल चर्च पे सारे ही इविल गॉड्स के डिसेंडेंट्स बैठे हुए हैं। वो लोग उसे अपने साथ मिलने के लिए ऑफर करते हैं, मगर लिनफी उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है और उनके गॉड्स की डिसरेस्पेक्ट करता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इविल चर्च अपना काम अलग अलग जगह भेज दिया है। वो सब लोग शहर में अलग अलग जगहों पर फैल गए हैं और आम लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। उन लोगों के पास भी अलग अलग तरह की पावर्स हैं। वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपने तरीके से काम करना शुरू कर रहे थे। उन लोगों का क्या काम था इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, मगर ये आगे चलकर पता चल जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज एक लंबी थकान के बाद आराम करने के लिए स्विमिंग पूल में नहाना शुरू करते हैं और वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहीं पे ही हमें किंगशन ज़ुओ को भी दिखाया जाता है। वो वहाँ पर नहाने के लिए आता है और जैसे ही एक स्विमिंग पूल के अंदर जाता है तो बायली अपने एक दोस्त के साथ मिलकर काकाशी सेंसे वाली टेक्निक को यूज करते ही किंगशन को एक बड़ा सरप्राइज देता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बायली उससे कहता है कि गुस्सा मत करो, असल में ये नहाने की एक सीक्रेट निंजा टेक्निक है। इस तरह पिछवाड़े पर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर क्लिक करने से बहुत ही अच्छा फील होता है। ये सुनते ही किंगशन ज़ुओ उसे लात मार कर उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी इस तरह की बकवास पर बिलीव करते हो। मगर फिर बाइलिंग उससे कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, जरा वहाँ देखो वो सब लोग कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है साओ युन कुछ लोगों को फिजिकल ट्रीटमेंट दे रहा होता है और उसके लिए वो उन लोगों की प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करते हुए उन लोगों की बॉडी को और उनके मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, जिससे उन लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता है। किंगशन अपने दोस्तों को इस तरह देखते हुए कहता है कि तुम लोग आखिर इन लोगों के इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए। और फिर दूसरी तरफ साओ युन लिनफी को भी मसाज देता है, जिस पर लिनफी को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो काफी रिलैक्स फील करते हुए वहीं पर ही लेटकर आराम करता है। ये देखते ही किंगशन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कूल लड़का ये भी इससे मसाज करवा रहा है। और फिर उसे याद आता है कि लास्ट वाली ट्रेनिंग में उसके कंधे पर काफी ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से दर्द हो रहा है। वहीं पर ही हमें दूसरी तरफ बाकी लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं और किंगशन कहता है कि मैं किंगशन हूँ, कोई भी मेरी बॉडी को इस तरह टच नहीं कर सकता। ये कहने की देर थी कि अगले ही सीन में वो भी साओ युन के सामने लेटा हुआ होता है और साओ युन जब उसे ट्रीटमेंट देता है तो उसकी भी आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत ही अच्छा फील करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके उजड़े चमन के अंदर बहार सी आ गई है। उसे बहुत ही अच्छा फील होने लगता है, जैसे कि वो बिल्कुल फ्रेश हो गया हो। अब उसकी बॉडी में ना कोई थकावट थी, ना ही वो कोई प्रेशर फील कर पा रहा था। ये सब देखने के बाद वो कहता है कि ये तो कमाल है और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, देखा हमने कहा था ना, ये बहुत ही लाजवाब टेक्निक है। क्या अब भी तुम्हें अपने जिस्म में कहीं कोई दर्द महसूस हो रहा है। और दूसरी तरफ हम लिनफी को देखते हैं, वो वहीं पर एक जगह लेट जाता है और फौरन से असाइलम ऑफ गॉड में चला जाता है, जहाँ हम लोग गॉडेस ऑफ नाइट को देखते हैं। वो 50% से भी ज्यादा रिकवर हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब असाइलम ऑफ गॉड की तरफ से लिनफी को कुछ और एबिलिटीज मिलने वाली हैं। और लिनफी अपने सामने देखता है, उसके सामने कुछ एबिलिटीज लिखी हुई होती हैं और वहाँ पर एक सुई गोल गोल घूम रही होती है। जैसे ही वो सुई एक जगह आकर रुकती है तो लिनफी को बताया जाता है ये एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है। जिसके बाद हमें लिनफी को एक बेड पर लेटे हुए दिखाया जाता है और उसके पेट के अंदर एक बच्चा होता है। ये देखकर गॉडेस ऑफ नाइट भी हैरान हो जाती है और लिनफी कहता है कि मुझे ये एबिलिटी नहीं चाहिए, प्लीज कुछ और दे दो। और फिर वो सुई थोड़ा सा और आगे चली जाती है, जिसके बाद लिनफी को बताया जाता है कि तुमने गॉडेस निक्स की सोर्स पावर को हासिल कर लिया है। गॉडेस निक्स असल में इस नाइट गॉडेस का असली नाम है। उसे नई एबिलिटी मिलती है तो उसके सामने एक
छोटी सी ब्लू बॉल आ जाती है। लिन्फी जैसे उसे छूने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिरकर वापस से उसी गोडेस के पास चली जाती है और वो गोडेस जैसे ही उस बॉल को देखती है तो उस बॉल के अंदर उसकी मेमोरीज होती हैं और हमें दिखाया जाता है एक छोटे से लड़के को जो कि थोड़ा बहुत लिन्फी के जैसा ही दिख रहा था। वहाँ पर उसके जैसे और भी कुछ बच्चे होते हैं, वो लोग आपस में खेल रहे होते हैं और उनमें से 2 बच्चे जो कि उस बॉल के लिए लड़ रहे थे, गोडेस ऑफ नाइट उन्हें आपस में छुड़वा देती है और उन लोगों को बताती है कि रात के वक्त हर एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है और तुम जिसे भी चाहो कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पर एक और लड़की भी होती है जो कि उस लड़के को काफी पसंद करती थी मगर वो उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था और फिर उन लोगों को एक फ्लाइंग बर्ड आते हुए दिखाई देता है जिस पर वो लड़का कहता है कि रात के वक्त हर एक चीज हमारी मर्जी से काम करती है। ये कहने के बाद वो उस बर्ड को कंट्रोल करते हुए फौरन से अपने पास ले आता है और दूसरी तरफ हमें उस येलो हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है। उसकी पावर असल में 4 सीजन पावर होती है, वो चारों के चारों सीजन्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह फिर हमें गोडेस ऑफ नाइट के बाकी बच्चों को भी दिखाया जाता है। वो लोग भी आपस में खेलने में मसरूफ होते हैं और क्योंकि वो लोग आपस में ग्रीक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके नहीं दिखाया गया। गोडेस ऑफ नाइट उन लोगों के हमेशा आसपास ही रहती है और उनका ख्याल रखती है ताकि ना कोई उन्हें चोट पहुंचा सके ना ही वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ सके। और गोडेस ऑफ नाइट उन्हें कहती है कि रात है और मैं रात की रानी हूँ, तुम लोग रात के वक्त जो भी करना चाहो कर सकते हो, हर एक चीज तुम्हारी मुट्ठी में होगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं जिस पर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उड़ने के मजे लेते हैं। ये देखकर गोडेस ऑफ नाइट भी बहुत खुश होती है और वो उन लोगों से कहती है कि रात के वक्त हर चीज तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करती है, तुम लोग जैसा सोचोगे वैसा सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। ये कहते हुए वो एक बच्चे को फिर से हवा में ऊपर उछालती है तो वो उड़ने लगता है और वहाँ पे हमें लिन्फी को भी दिखाया जाता है। वो गोडेस ऑफ नाइट को इतना खुश देखकर काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था मगर अचानक से गोडेस ऑफ नाइट को एक झटका सा लगता है क्योंकि उसके सारे के सारे बच्चे अचानक से मर जाते हैं और वहाँ पे हर जगह आग ही आग होती है। ये देखकर गोडेस ऑफ नाइट बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और अपने बच्चों के पास चली जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन बच्चों को किसने मारा है मगर उसकी हालत देखकर लिन्फी समझ जाता है कि गोडेस ऑफ नाइट की यह हालत इस वजह से हुई है क्योंकि उसके सारे के सारे बच्चे उसकी आंखों के सामने मरे हुए हैं। वो अपने बच्चों की गम में रोना शुरू कर देती है जिसके बाद लिन्फी उसके पास आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं अभी आपके साथ हूँ, आप टेंशन ना लें। तो गोडेस ऑफ नाइट कहती है कि थैनेटोस मेरे पास अब तुम ही रह गए हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी आसरा नहीं। जिसके बाद लिन्फी उससे पूछता है कि क्या आप जानती हैं कि ये सब कुछ किसने किया है? तो वो कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये कहने के साथ ही हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहां हम लोग उस गोडेस ऑफ नाइट को देखते हैं। वो उस बॉल को देखकर बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देती है। तो लिन्फी उससे कहता है कि चलो हम लोग कहीं बाहर घूमने को चलते हैं। ये सुनते ही वो गोडेस अचानक से गायब होकर लिन्फी के रियल वर्ल्ड में आ जाती है जिस पर लिन्फी भी हैरान हो जाता है मगर वो गोडेस कहती है कि क्या ये जगह तुम्हारे माइंड स्पेस में है? तो लिन्फी कहता है कि नहीं, ये मेरा माइंड स्पेस नहीं बल्कि ये एक रियल वर्ल्ड है। आप बताएं कि आपको ये असली दुनिया कैसी लगी? तो वो गोडेस कहती है कि घर में लॉक होने से तो काफी बेहतर डिवाइन रियलम है तो इसलिए वो भी मुझे अच्छा लगता है और अगर तुम चाहो तो हम लोग यहाँ से घूमने के लिए भी जा सकते हैं। मगर लिन्फी कहता है कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता क्योंकि ये मेरा ट्रेनिंग कैंप है, पर अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे आपको आसपास घुमाने के लिए लेकर जा सकता हूँ। यहाँ पास में एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर बहुत सारी, ये तुम्हारा डिवाइन रियलम है तो फिर तुम इससे बाहर क्यों नहीं जा सकते? मैं तुम्हें बाहर लेकर जाती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? ये कहने के बाद वो लिन्फी को अपनी नाइट पावर के बारे में समझाते हुए कहती है कि इस काले आसमान के नीचे तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, तुम मुझे बस जगह का नाम बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगी। ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि इस टेक्निक को स्टार पोजीशन फ्लिकर टेक्निक कहते हैं। ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और दूसरी तरफ चीफ को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई गोड अपीयर हुआ है। ये देखकर वो भी खुद हैरान रह जाता है और कहता है कि ये औरा तो एक गोड का था। और वहीं पे ही हमें फिर एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, पानी के बीचों बीच एक कैरेज जो के
उस पानी पर तैरते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है। और फिर दूसरी तरफ गैरेज के बाहर बैठी हुई लड़की कहती है कि आखिर डाशिया की एक कल जाता है कि गॉडेस ऑफ नाइट वो रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। और फिर हमें लिंफी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक चूहा एक बर्तन गिरा देता है तो लिंफी का भाई जियान उस बर्तन के टुकड़े उठा रहा होता है और इतने में उसकी माँ वहाँ पे आती है और वो कहती है कि तुम छोड़ दो, मैं ये काम कर लूंगी। मगर जियान कहता है कि आप आराम करें, मैं ये काम कर लेता हूँ, ये कोई बड़ा मसला नहीं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम भी बिल्कुल अपने भाई के जैसे हो। और वहीं पे ही हमें लिंफी को भी दिखाया जाता है जो कि गॉडेस ऑफ नाइट के साथ अपने घर के बिल्कुल बाहर मौजूद था और वो ये सारी सिचुएशन देख रहा था। ये देखकर गॉडेस ऑफ नाइट उससे कहती है कि उसके पास आकर कहता है कि अच्छा तो तुम लोग आ गए। गॉडेस ऑफ नाइट उसे देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो लिंफी कहता है कि हाँ बस यूं ही समझ लो कि ये भी दोस्त है। मगर दूसरी तरफ चीफ गॉडेस से आकर कहता है कि मैं डाशिया नाइट वॉचमैन हूँ और इस टीम का डिप्टी लीडर भी हूँ। आपका नाम क्या है? तो गॉडेस ऑफ नाइट कहती है मेरा नाम निक्स है। ये सुनते ही चीफ को एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि क्या गॉडेस ऑफ नाइट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं? आपका मकसद क्या है? तो निक्स कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आई हूँ। ये सुनते ही चीफ फौरन से लिंफी की तरफ देखता है जिस पर लिंफी को लगा कि शायद ये मुझे निक्स का बच्चा समझ लेगा। तो लिंफी फौरन से उसे समझाते हुए कहता है कि असल में ये यहाँ पे अपने एक एजेंट को तलाश करने के लिए आई है। चीफ कहता है कि अच्छा तो कौन है इसका नया एजेंट? जिस पर लिंफी उससे कहता है कि उसका नया एजेंट मैं हूँ। ये सुनकर चीफ को भी एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि क्या तुम तो किंग एंजल माइकल के डिसेंडेंट हो, तो फिर तुम सेम टाइम पर गॉडेस निक्स के डिसेंडेंट कैसे बन सकते हो? मगर लिंफी गॉडेस नाइट से कहता है कि आपको आपका एजेंट मिल गया है इसलिए आप अब चली जाएं। तो गॉडेस कहती है कि ठीक है मैं वापस जा रही हूँ पर तुम मुझसे मिलने के लिए आते रहना। ये सुनकर लिंफी कहता है कि हाँ मैं आऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। उसके वहाँ से जाते ही फिर चीफ कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है? तो लिंफी सैल्यूट मारते हुए कहता है कि चीफ असल में गॉडेस निक्स का एक ब्रेसलेट गुम हो गया है और मुझे उसका वो ब्रेसलेट ढूंढना है। तो चीफ कहता है कि क्या गॉडेस ऑफ नाइट ने ये सिर्फ तुमसे ही रिक्वेस्ट की है? अगर तुम उसके एजेंट बन जाते हो तो तुम सेम टाइम पर दो गॉड उसी कैरेज को देखते हैं। बाहर बैठी हुई लड़की उस एल्डर से कहती है कि चेंगनांग सिटी में आई हुई वो गॉडेस वापस से चली गई है। मेरे ख्याल से अब हमारा भी हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो लड़की उस कैरेज को मोड़कर वापस से जहाँ से आई थी वहीं चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें एक कंप्यूटर में एक मैसेज टाइप होते हुए दिखाया जाता है। कोई शख्स ये मैसेज टाइप करते हुए किसी को बता रहा था कि लिंफी एक डुअल गॉड एजेंट बन चुका है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग कैंप में एक और कंपटीशन शुरू हो चुका था जिसमें जितने भी ट्रेनिंग मास्टर्स थे वो अपने सबसे टॉप डिसाइपल्स के साथ कंपटीशन करने वाले थे। और बाइली एक स्पीकर लेकर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और हम लोग अपने गोल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग अपने सेकंड लेवल में चले जाएंगे, मगर इसके लिए हमें सबसे पहले अपने सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स को हराना होगा। सबसे पहले हमें किंग शेन और उसके इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच में एक रेस होने वाली थी। और फिर हम लोग साओ युन को देखते हैं, वो अपने इंस्ट्रक्टर के साथ पुशअप का कंपटीशन शुरू करने वाला था। और वहीं पे ही जैस्मिन अपने इंस्ट्रक्टर के साथ शूटिंग कंपटीशन में मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और आखिर में हमें लिंफी को भी दिखाया जाता है, वो अपने मास्टर हान ली के साथ शॉर्ट कंपटीशन में मुकाबला करने वाला है। और उसका मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें इस मर्तबा बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूंगा और मेरी पूरी पावर के लिए तैयार रहना। और इस तरफ बाइलिंग सब लोगों से कहता है कि क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से आया हूँ तो आएंगी। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो लोग शुरू में ही अपने इंस्ट्रक्टर्स को काफी कड़ी टक्कर देना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम लिंफी को देखते हैं, वो वुडन स्वॉर्ड के साथ अपने इंस्ट्रक्टर के साथ फाइट कर रहा था। जिसके बाद हम लोग नाइट वॉच टीम को देखते हैं, होंग जी अपने कैप्टन के साथ चीफ जुआन के पास आ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग उसके ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो फौरन से वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है होंग जी को, जो कि बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। अचानक उसे एक बंदे पर शक हो जाता है। और दूसरी तरफ अभी भी किंग शेन अपने मास्टर को टक्कर दे रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल बराबरी कर रहा था। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है, चीफ कैप्टन से बात करते हुए कहता है कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस ट्रेनिंग के बीचों बीच ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें लिंफी ने
भी इसके बारे में कोई बात नहीं बताई थी। और वो कैप्टन से कहता है कि आप लोगों को ये लगता है कि जब से लिन फी यहाँ पे आया है तब से एक जासूस उसके साथ ही यहाँ पे मौजूद है जो कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो कैप्टन कहता है कि हाँ, हम लोग एंशिएंट गॉड्स को काफी लंबे टाइम से ट्रेस कर रहे हैं। वो सारे के सारे गॉड्स अचानक से कहीं डिसअपियर हो गए हैं, उनके कोई भी ट्रेसेस नहीं मिल रहे। वो लोग बहुत ही लंबे टाइम से चेंगनान सिटी में मौजूद थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग कुछ भी किए बगैर यहाँ से चले जाएं? मगर हमें उस बंदे को ढूंढना है जो कि हम लोगों के बीच में ही उन लोगों के लिए जासूसी कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी इविल चर्च का टारगेट बन जाएं। और दूसरी तरफ हमें ट्रेनिंग सेशन को दिखाया जाता है। साओ युन ने अपने मास्टर को हरा दिया था और दूसरी तरफ चीफ कैप्टन से कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि हम लोग लिन फी को चेंगनान सिटी में ट्रेनिंग दें और अब तुम चाहते हो कि हम फौरन से उसे यहाँ से मूव करके कहीं और लेकर जाएं। इस तरह हमें अगर उस जासूस को ढूंढना है तो उसके लिए हम लोग अपनी ट्रेनिंग को नहीं रोक सकते। मगर कैप्टन कहता है कि वो शेडो वॉरियर पिछले 2 महीनों से कोई प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोग उन लोगों के किसी भी प्लान के बारे में नहीं जानते। हो सकता है कि वो लोग हमें डायरेक्टली निशाना बनाए। हम लोग बाइली की फैमिली को जानते हैं, वो ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ी टाइकून है और ये बात भी सब लोगों को बन चुका है। ये सुनकर चीफ कहता है कि क्या पिन जी ने तुम्हें ये बात भी बता दी? आखिर वो ऐसी न्यूज को आउट कैसे कर सकता है? मुझे तो ये लग रहा है कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हो। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जैस्मिन को देखते हैं जो कि अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कंपटीशन कर रही थी और उसका निशाना इतना ज्यादा परफेक्ट हो चुका था कि वो अपने मास्टर को भी कांटे की टक्कर दे रही थी। और इस तरह कैप्टन चीफ से कह रहा होता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ नए सोल्जर्स पर ही फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से इविल चर्च के लोग बहुत ही जल्दी अपनी खुफिया प्लानिंग पर काम शुरू करने वाले हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो लोग क्या करेंगे। ये सुनकर चीफ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। मगर कैप्टन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए था। बेहतर ये कि सारे के सारे सोल्जर्स को ये जगह खाली करने के लिए कहो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये बात सुनते ही चीफ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है। तुम जब भी आते हो मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। मगर कैप्टन कहता है कि इंस्ट्रक्टर युआन, मैं यहाँ पे तुमसे बहस करने के लिए नहीं आया। अगले सीन में हम लोग मास्टर हान लिन और लिनफी को लड़ते हुए देखते हैं। लिनफी अपने मास्टर की सोट को अपने हाथों से ही पकड़कर वापस से घुमाकर उसी के ही गले पर रख देता है, जिस पर उसका मास्टर हान लिन हैरान रह जाता है। और फिर लिनफी कहता है कि अगर ये सोड एक रियल सोड होती तो मैं उसे अपने हाथों से पकड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी किस्मत अच्छी है कि ये सोड लकड़ी की है। मगर हान लिन कहता है कि तुम्हारा मुंह अच्छा है, तुम जीत गए। वो लोग अपना कंपटीशन जीत जाते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट होते हैं जिन्हें लेने के लिए वो लोग जा रहे होते हैं कि इतने में अचानक वहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है और उन लोगों को बताया जाता है कि हमें फौरन से ऑर्डर दिए गए हैं कि हमें ये जगह खाली करनी है, इसलिए सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और ये जगह खाली कर दो। किसी भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये कैंप छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। मगर उन लोगों को फिर से कहा जाता है कि जल्दी करो, ये कैंप खाली कर दो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपना कैंप खाली करके अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहाँ से जा रहे होते हैं और उन लोगों को बताया जाता है कि वो लोग जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर वो लोग अपने वेपन्स लेकर जा सकते हैं, मगर वेपन चलाने की उन्हें इजाजत नहीं होगी। उन लोगों की वहाँ पर बसें खड़ी हुई होती हैं और लिनफी जैसे ही वहाँ जा रहा होता है तो होंगजी उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुलाती है। ये देखकर लिनफी बहुत ज्यादा खुश होता है और फौरन से उसके पास चला जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो होंगजी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपने साथ लेकर जाने के लिए आई हूँ, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो फिर कैप्टन लिनफी से कहता है कि हम लोग रास्ते में बात कर लेंगे, फिलहाल तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। तो लिनफी फौरन से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और बस में बैठे हुए ये सोचता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। अचानक से ये लोग हमें इस कैंप को छोड़ने का क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग उन बसों के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं और उन लोगों के साथ कैप्टन भी अपनी कार लेके उनके आगे आगे चल रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की गाड़ियां जैसे ही कैंप से बाहर निकलती हैं तो अचानक उन लोगों की पावर फिर से नॉर्मल हो जाती है, बल्कि उन लोगों की लेवल्स भी अपग्रेड होना शुरू हो जाते हैं।
जिस पर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, हम लोग तो बैठे बैठे ही ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। ये देखकर वो सब लोग हैरान होते हैं, मगर उन लोगों का ड्राइवर जो कि उन लोगों का सीनियर होता है वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि तुम लोग इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में थे जहाँ पे तुम्हारी पावर्स पिछले कुछ महीनों से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। जैसे ही तुम लोग इस कैंप से बाहर निकले हो, तुम्हारी पावर्स फिर से नॉर्मल हो गई है और तुम्हारी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से तुम लोगों की पावर्स का लेवल भी अपग्रेड हो चुका है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लिंसी भी कहता है कि फाइनली मेरा एक लेवल अपग्रेड हो चुका है, इसका मतलब ये है कि मैं अब अजाइलम ऑफ गॉड के सेकंड रूम में जा सकता हूँ। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एविल चर्च की लड़की थी। वो एक रूम से बाहर आते ही एक बंदे को पूरी तरह से स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। ये देखने के बाद वहाँ पे कुछ और लोग आते हैं तो वो अपनी एनर्जी के जरिए उन्हें भी स्टैचू में बदल देती है। जिसके बाद फिर वहाँ पर एक के बाद एक बंदा आना शुरू होता है और वो लड़की बहुत ही मजे के साथ उन्हें स्टैचूज में कन्वर्ट करते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वहाँ पे कुछ लोग उस पर फायरिंग भी करते हैं, मगर उस फायरिंग से भी कोई फायदा नहीं होता। वो लड़की सारी ही बुलेट्स को डॉज कर रही थी और उन लोगों को स्टैचूज में पूरी तरह से कन्वर्ट करके वहाँ से एक रूम में चली जाती है और एक चाबी से एक लॉक को खोलती है। और दूसरी तरफ हम लोग लिंफी और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर बायली एक माइक्रोफोन लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है, इसलिए आज मैं तुम सब लोगों को एक गाना सुनाना चाहता हूँ। वो उन लोगों को गाना सुनाते हुए कहता है कि ये गाना मैं जैस्मिन को डेडिकेट कर रहा हूँ। ये सुनकर जैस्मिन बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करती है। उसे वैसे ही ये मोटा बिल्कुल पसंद नहीं और ऊपर से वो सब लोगों के सामने अपना गाना इसे डेडिकेट कर रहा था, जिस पर उसे गुस्सा भी आ रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती। इतने में अचानक एक लड़का कहता है कि जरा वहाँ देखो, बाहर कोई चीज है। वहाँ पर बहुत सारे मिसाइल्स होते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आते हुए उन लोगों की गाड़ियों को जाकर हिट करते हैं। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।